नमस्कार। आज की इस क्लास में हम 9वीं कक्षा के विज्ञान विषय के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के कोशिका संरचनात्मक संगठन के प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी की कि कोशिका की खोज किसने की, किस प्रकार की उसकी संरचना है वो कोशिका खोजकर्ताओं ने बताई। अब हम कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, यानी कोशिका की जो संगठन है, कोशिका किन किन जो है वो संरचनाओं से मिलकर बनती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका के संरचनात्मक संगठन को देखा जाए तो उसमें प्रमुख भाग जो होते हैं उनमें सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं। 2 नंबर कोशिका भित्ति, 3 नंबर केंद्रक, 4 नंबर कोशिका द्रव्य और 5 नंबर कोशिकांग। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग, ये 5 भाग जो हैं वो कोशिका के संरचनात्मक संगठन का जो है वो निर्माण करते हैं। इनमें जो पादप कोशिका होती है उसमें सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में सबसे बाहरी होती है, प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका में भी होती है, लेकिन उसकी सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। इस क्लास में हम जो है वो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि इससे कोशिका में जो है वो जो पदार्थ आवश्यक होते हैं वो कोशिका के अंदर लिए जाते हैं और जो पदार्थ कोशिका के लिए अनावश्यक यानी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुछ पदार्थों को अंदर लिया जाता है, कुछ पदार्थ के अणुओं को बाहर निकाला जाता है, अर्थात चयन किया जाता है। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसका एक और नाम अर्धपारगम्य झिल्ली भी होता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों के अणुओं तथा अपशिष्ट पदार्थों के अणुओं का आवागमन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। यानी कि कोशिका के लिए जो आवश्यक पदार्थ के अणु हैं और अपशिष्ट पदार्थों के अणुओं का आवागमन, यानी आवश्यक पदार्थों को तो कोशिका में लिया जाएगा और अपशिष्ट पदार्थ के अणु कोशिका से बाहर निकाला जाएगा। इसका निर्धारण कौन करती है? प्लाज्मा झिल्ली।
प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा इन आवश्यक पदार्थों और अवशिष्ट पदार्थ के अणुओं का जो आवागमन होता है वो कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा होता है। उस विशेष प्रकार की प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। विसरण हम पीछे के अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा झिल्ली में पदार्थों के अणुओं का आवागमन विसरण विधि से होता है। यानी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो पदार्थ के अणु, आवश्यक पदार्थ के अणु जो आएंगे और अनावश्यक या अवशिष्ट पदार्थ के अणु जो कोशिका से त्यागे जाएंगे वो विसरण विधि के द्वारा ही जो है वो संपन्न होगा। विसरण विधि, विसरण जो है वो इस प्रकार की विधि है जो कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाली विधि है। उच्च सांद्रता और कम सांद्रता के बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कोई विलयन है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहले मिश्रण की परिभाषा लिख लेते हैं। यह प्रक्रिया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। मिश्रण प्रक्रिया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता, देखो कोई भी पदार्थ या देखिए हम विलयन है वो विलय और विलायक इन दो भागों से मिलकर बना होता है। अगर किसी विलयन में विलय यानी जिन पदार्थों को घोला जाएगा और विलायक जिसमें विलय को घोला जाएगा, यानी विलय तो होते हैं घोले जाने वाला पदार्थ और विलायक है जिसमें विलय को घोला जाएगा। अगर विलय की मात्रा विलायक की तुलना में कम है, यानी कि विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक हो तो वो विलयन कैसा विलयन होगा? तनु विलयन। कैसा विलयन होगा? तनु विलयन। तनु विलयन में विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि विलय मान लो नमक या चीनी है और विलायक कौन? पानी या जल। अगर नमक की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है तो विलयन कैसा विलयन होगा? तनु विलयन। और अगर विलय की मात्रा ज्यादा हो जाए, ठीक है, पहले विलय की मात्रा क्या थी? कम थी। विलय की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए विलायक में तो विलयन कैसा होगा? सांद्र विलयन। कैसा विलयन होगा? सांद्र विलयन। तनु विलयन में हमने देखा, तनु विलयन में जो जल था उसकी मात्रा क्या थी? अधिक थी। और विलय जो नमक या चीनी थी वो क्या था? कम था। तो यहां ये विलयन तो तनु होगा क्योंकि इसमें विलय की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा कम है। लेकिन अगर हम जल की सांद्रता देखें तो इस तनु विलयन में जल की सांद्रता अधिक होगी क्योंकि जल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है इसलिए वो तनु विलयन होता है। लेकिन उसमें अगर हम जल की सांद्रता देखें, जल की मात्रा देखें तो क्या होती है? अधिक होती है। तो तनु विलयन में विलय की मात्रा कम तो उसे कहेंगे तो हम तनु विलयन, लेकिन उसमें जल की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। इसी प्रकार अगर हम
सांद्र विलयन की बात करें तो उसमें जल की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक, जल की मात्रा कम हो जाएगी। तो सांद्र विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा और जो विलायक जल की मात्रा है वो कम, यानी कि यहाँ सांद्र विलयन में विलयन तो सांद्र होगा क्योंकि विलय की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। लेकिन विलायक यानी जल की सांद्रता देखें तो वो सांद्र विलयन में क्या होती है, कम होती है। तो दोनों बातों को ध्यान से समझना होगा कि सांद्र विलयन और तनु विलयन जो है उनका निर्धारण विलय के आधार पर होता है कि विलय की मात्रा अगर अधिक है तो विलयन कैसा होगा, सांद्र, लेकिन उसमें जल की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। और पीछे जो हमने अभी पढ़ा तनु विलयन, उस तनु विलयन में विलय की सांद्रता तो कम होगी लेकिन जल की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। ये बात जो है वो हम आगे विषण और प्राशन की परिभाषा पढ़ेंगे, उसमें ये बात काम में आएगी। वापस हम अपने प्लाज्मा झिल्ली के टॉपिक पे आते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली में जो है वो पदार्थों के अणुओं का जो आवागमन है वो विषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। विषण प्रक्रिया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होती है। अब कोशिका में बहुत से पदार्थों का आवागमन होता है, उनमें हम उदाहरण के तौर पर देखें तो CO2 व O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन गैसों का जो आवागमन भी जो है कोशिका में वो भी किस विधि के द्वारा होता है, विषण विधि के द्वारा होता है। जब कोशिका में जो है विभिन्न क्रियाओं के द्वारा पदार्थों का जब पोषक पदार्थों का जब ऑक्सीकरण हो जाता है और कोशिका में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है, कोशिका में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है क्योंकि CO2 क्या है, एक अवशिष्ट पदार्थ है और भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 का निर्माण होता है। तो जब कोशिका में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता क्या हो गई, अधिक, और बाहरी वातावरण में जो है CO2 की सांद्रता क्या है, कम। और अभी हमने पढ़ा कि विषण प्रक्रिया क्या होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो यहाँ सांद्रता CO2 कहाँ अधिक है, कोशिका के अंदर, और कम किधर है, कोशिका के बाहर। तो इस विषण प्रक्रिया के द्वारा कोशिका से CO2 कहाँ निकल जाएगी, कोशिका से बाहर। और ठीक इसी प्रक्रम में जो है हम देखें तो जब CO2 की सांद्रता अधिक होती है इसका मतलब कोशिका में O2 की सांद्रता क्या होगी उस समय, कम, और बाहरी वातावरण में O2 की सांद्रता क्या होगी, अधिक। तो O2 भी जो है वो विषण प्रक्रिया के द्वारा कहां जाएगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अर्थात कोशिका के अंदर की ओर। तो विषण प्रक्रिया अधिक सांद्रता से या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो उसमें कोशिका में जब CO2 अधिक, O2 कम होती है और बाहर CO2 की सांद्रता कम और O2 की सांद्रता अधिक होती है। तो ये दोनों गैसें विषण प्रक्रिया के द्वारा CO2 तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बाहर निकल जाएगी और O2 है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यानी कोशिका के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार विषण प्रक्रिया के द्वारा जो है वो कोशिकाओं में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब गैसों के आदान प्रदान के अलावा कोशिका में जल का भी जो वो आवागमन होता है। जल का जो या जल के अणुओं का जो आदान प्रदान है कोशिका में वो एक विशेष विधि यानी परासरण के द्वारा होता है। परासरण भी एक प्रकार की विषण प्रक्रिया ही है। जल के अणुओं का आवागमन जो है कोशिका में वो परासरण विधि के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस। परासरण विधि जो है वो एक विशेष प्रकार की विषण विधि है। इसकी परिभाषा हम देखें तो
इसकी परिभाषा हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो सांद्र और तनु विलयन के रूप में या उनसे संबंधित, और एक जल की अणुओं की सांद्रता से संबंधित। अभी हमने जो विसरण की परिभाषा पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि विसरण जो प्रक्रिया है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। प्रासरण की परिभाषा पढ़ी तो प्रासरण जो है वो कम सांद्रता के विलयन या घोल से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होती है। यानी प्रासरण जो प्रक्रिया है वो कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होती है। यहां कम और अधिक सांद्रता, कम सांद्रता वाले विलयन को हम तनु विलयन भी कहते हैं, जो भी अभी पहले पढ़ा था। तो कम सांद्रता और अधिक सांद्रता वाले विलयन किस आधार पर होते हैं? विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा के आधार पर। तो कम सांद्रता वाला विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी लेकिन उसमें जल की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा। और अधिक सांद्रता वाला जो विलयन होगा उसमें विलेय की सांद्रता तो ज्यादा होगी लेकिन जल की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो इस परिभाषा को हम जल के अणुओं की सांद्रता के अनुसार देखें तो क्या होगा कि प्रासरण विधि कम सांद्रता के विलयन से, और यहां हम जल की सांद्रता देखें तो जल की सांद्रता इस विलयन में क्या होगी? ज्यादा होगी। तो प्रासरण विधि उच्च जल के अणुओं की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर होती है। प्रासरण विधि देखते हैं। प्रासरण विधि उच्च जल की सांद्रता से प्रासरण विधि उच्च सांद्रता के जल से निम्न सांद्रता जल की ओर होती है। दोनों परिभाषाओं में जो है वो देखने में अलग दिखते लेकिन समानता क्या है कि प्रासरण विधि अगर हम विलयन के रूप में परिभाषा देखें तो कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होगी। कम सांद्रता वाले विलयन में जल की सांद्रता क्या होगी? उच्च होगी। और अधिक सांद्रता वाले विलयन में जल की सांद्रता क्या होगी? कम होगी या निम्न होगी। तो कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रासरण प्रक्रिया होती है। और जल की सांद्रता के रूप में परिभाषा दे तो उच्च जल की सांद्रता के जल से निम्न सांद्रता के जल की ओर प्रासरण विधि होती है। यानी जो विलयन कम सांद्र होगा यानी तनु विलयन होगा उसमें जल की सांद्रता ज्यादा होगी, और जो विलयन अधिक सांद्र है यानी सांद्र विलयन है उसमें जल की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। अब प्रासरण विधि के कुछ यहां हम उदाहरण देखते हैं। अगर हम जैसे किसी कोशिका को यानी पादप कोशिका को हम तनु विलयन में डाल दें, इस विलयन में तनु विलयन यानी जिसमें कम सांद्रता वाला विलयन होगा यानी नमक या चीनी की सांद्रता क्या हो? कम हो। नमक या चीनी की मात्रा पानी में कम हो, यानी पानी की मात्रा तो ज्यादा होगी और नमक या चीनी की मात्रा कम होगी। तो अगर किसी पादप कोशिका को तनु विलयन यानी कम सांद्र विलयन में डाल दे तो वो विलयन किस प्रकार का विलयन है? तनु विलयन है। उसमें पानी की मात्रा तो है ज्यादा, ठीक है, और जो विलयन नमक या चीनी है वो की मात्रा क्या है? कम है। और जो परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि प्रासरण विधि जो है वो उच्च निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। तो यहाँ विलयन क्या है? तनु विलयन है, तो उसमें नमक या चीनी की सांद्रता क्या है? कम है। तो उस विलयन में तो नमक या चीनी की सांद्रता क्या होगी? कम।
और कोशिका के अंदर सांद्रता क्या है, ज्यादा। यानी जिस विलयन में कोशिका को डाला गया है वहां सांद्रता क्या है, कम, और कोशिका के अंदर सांद्रता क्या है, अधिक। यानी जो तनु विलयन है नमक या चीनी का, उसकी सांद्रता है कम, और कोशिका के अंदर जो सांद्रता क्या है, ज्यादा। यहां इस विलयन में जल की अणु की सांद्रता देखें तो जल की सांद्रता बाहर क्या होगी, ज्यादा, और कोशिका के अंदर सांद्रता, जल की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो प्राशन विधि की परिभाषा के अनुसार देखें तो प्राशन किधर होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। इसलिए जो बाहर का जो जल है, यानी तनु विलयन में उपस्थित जो जल है, वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। यानी इस पात्र में जो हमने तनु विलयन लिया है उसमें नमक या चीनी की मात्रा तो कम है और पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। पानी की मात्रा ज्यादा है यानी कि उसमें जल की अणुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए जल जो है वो प्राशन विधि के द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। कोशिका फूल जाएगी। इस प्रकार का जो विसरण जो विलयन होता है उसे एक विशेष नाम दिया जाता है अल्प परासरणी विलयन। अल्प परासरणी विलयन में जो है वो कोशिका के अंदर सांद्रता अधिक होती है और जो बाहर का विलयन है उसकी सांद्रता कम होती है, और जो जल है वो परासरणी विधि के द्वारा कम सांद्रता यानी बाहर वाले विलयन से अधिक सांद्रता यानी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और कोशिका फूल जाती है। इस प्रक्रिया में देखा जाए तो जल जो है वो कोशिका के अंदर भी प्रवेश करता है और बाहर भी, कोशिका के अंदर से बाहर भी आता है, लेकिन कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले जल की मात्रा ज्यादा होती है और कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा कम होती है। परिणाम स्वरूप जो बाहर वाले विलयन से जो जल है वो कोशिका के अंदर ज्यादा प्रवेश करता है और कोशिका फूल जाती है। अब अगर हम उसी पादप कोशिका को एक समान सांद्रता वाले घोल में रखें, यानी कि कोशिका के अंदर जो सांद्रता है और कोशिका के बाहर जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या हो, समान हो, समपरासरी विलयन, यानी कि जो बाहर का विलयन है उसकी सांद्रता और कोशिका के अंदर के विलयन की सांद्रता क्या हो, समान हो, तो क्या होगा कि कोशिका के अंदर भी जो है वो परासन के द्वारा जल प्रवेश करेगा और कोशिका से बाहर भी जो परासन के द्वारा जल है वो आएगा। लेकिन जो परिणाम देखें तो दोनों ओर जल के अणुओं का समान आवागमन होगा, दोनों ओर जो वो किसी एक और अधिक और किसी एक और कम नहीं होगा, यानी कि बराबर मात्रा में, लगभग बराबर मात्रा में कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा और कोशिका से जल बाहर निकलेगा और कोशिका की आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं, समपरासरी विलयन। अब अगर कोशिका को अधिक सांद्र विलयन, अधिक सांद्र विलयन का मतलब है नमक या चीनी की मात्रा जल में अधिक हो तो क्या होगा, तो जो कोशिका है उसके अंदर के विलयन की सांद्रता अधिक है, कोशिका के अंदर के विलयन की सांद्रता कम, और कोशिका को जिस विलयन में रखा गया है उस विलयन की सांद्रता है अधिक, तो क्या होगा, तो वही परासन वाली परिभाषा
कि प्राशन किधर होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो विलयन के अंदर सांद्रता क्या है, कम, और कोशिका के अंदर सांद्रता है कम, और जो बाहर विलयन लिया उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा। यहां हम जल के अणुओं की सांद्रता देखें तो जल के अणुओं की सांद्रता अंदर क्या है, अधिक कोशिका के, और बाहर के विलयन में सांद्रता क्या है, कम, क्योंकि बाहर सांद्रता ज्यादा किसकी है, नमक या चीनी की। तो दोनों परिभाषाओं को मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि प्राशन जो है वो कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर होगा, तो उसके अनुसार भी जल के अणु किधर आएंगे, कोशिका से बाहर, यानी इस विलयन में आएंगे। और जल के अणुओं वाली सांद्रता की परिभाषा देखें तो प्राशन किधर होता है, उच्च जल के अणुओं की सांद्रता से। उच्च जल के अणुओं की सांद्रता किसमें है, जहां विलयन क्या है, कम सांद्र है, वहां जल के अणु सांद्रता क्या होगी, उच्च होगी। तो उच्च जल के अणु सांद्रता से प्राशन किधर होता है, निम्न जल की सांद्रता वाले जल की ओर। तो जल की सांद्रता निम्न कहां है, जहां अधिक सांद्र विलयन लिया है, यानी जो विलयन सांद्र होता है उसमें जल की अणु सांद्रता कम होती है, और जो विलयन सांद्रता या सांद्र जो तनु विलयन होता है इसकी सांद्रता कम होती है, वहां जल की अणु सांद्रता अधिक होती है। तो दोबारा देखते हैं कि जब कोशिका को अधिक सांद्र विलयन में रखा जाए तो कोशिका के अंदर तो सांद्रता कम होगी और कोशिका के बाहर वाले विलयन की सांद्रता अधिक होगी, और प्राशन किधर होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो इस कारण जो कोशिका के अंदर से जो जल है वो इस पात्र में लिए गए जो विलयन है उसमें आ जाता है। यहां पर भी कोशिका के अंदर भी जल प्रवेश करता है, लेकिन जो बाहर जल निकलता है उसकी मात्रा अंदर प्रवेश करने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है, और परिणामी रूप में क्या होता है, कोशिका से जो जल निकलने वाला होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है और प्रवेश करने वाले जल की मात्रा कम होती है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन। इस प्रकार हमने प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा गैसों का विसरण, गैसों का आवागमन जो है वो आदान प्रदान विष्णु विधि द्वारा पढ़ा, जल का जो आवागमन है वो भी हमने एक विशेष प्रकार की विसरण विधि यानी प्राशन के द्वारा पढ़ा। इन दोनों विधियों के द्वारा जो है प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जो है वो O2, CO2 और जल का आदान प्रदान होता है। अगर हम प्राशन के कुछ उदाहरण या अनुप्रयोग देखें तो अनुप्रयोग कि अगर किसी अंडे को तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसमें जो है वो HCl की मात्रा तो कम होगी और जल की मात्रा ज्यादा होगी, यानी तनु HCl अम्ल में अंडे को रखकर उसका ऊपरी छिलका उतार देते हैं और उसके बाद उस जल को हम किस में रखें, पहले अंडे के छिलके को वो तनु HCl के द्वारा उतार दिया जाता है, उसके बाद इस अंडे को शुद्ध जल में रख दिया जाए तो क्या होगा कि देखो बाहर जल शुद्ध है, यानी बाहर जल के अणुओं की सांद्रता क्या है, उच्च है, और अंडे के अंदर जो है वो जल के अणुओं की सांद्रता क्या है, कम है। मैं बात जल के अणुओं की बात कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो सांद्र जो है वो अंदर जो विलयन है उसमें विलय पदार्थ घुले, बाहर जो है वो जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, इसलिए बाहर वाला विलयन क्या होगा, कम सांद्र, और अंदर वाला विलयन क्या है, अधिक सांद्र। अधिक सांद्रता अंदर है और बाहर जो शुद्ध जल है वहां सांद्रता क्या है, कम। ये कम सांद्र विलयन है और अंडे के अंदर जो है वो अधिक सांद्र विलयन है, और प्राशन किधर होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, और जो जल है वो अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएगा और अंडा जो है वो फूल जाएगा। यहां आप देखो कि शुद्ध जल जो है वो कम सांद्रता वाला होता है, क्योंकि इसमें विलय पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है,
लेकिन इसमें अगर हम जल के अणुओं की सांद्रता देखें तो वो अधिक होती है। और अंडे के अंदर जो अधिक सांद्रता होती है क्योंकि इसमें जल और उसके अंदर अन्य पदार्थ जो घुले हुए होते हैं अंडे के अंदर, उसके जो द्रव पदार्थ होता है उसमें, लेकिन उसमें जल के अणुओं की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। तो परागशण किधर होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। और जल के अणुओं की रूप में देखा जाए तो उच्च जल के अणुओं की सांद्रता से कम जल के अणुओं की सांद्रता की ओर होती है। तो इस प्रकार जल जो है वो अंडे के अंदर प्रवेश करेगा और अंडा फूल जाएगा। अगर उसी अंडे को हम अधिक सांद्र विलयन में रखें, अधिक सांद्र विलयन यानी कोई नमक या चीनी जिसमें की सांद्रता क्या हो? अधिक हो। पानी में नमक या चीनी का कोई घोल है, उसमें नमक या चीनी की मात्रा अधिक हो, तो क्या होगा कि अंडे के अंदर सांद्रता कम हो जाएगी। देखो पहले हमने शुद्ध जल लिया था तो शुद्ध जल की सांद्रता कम थी और अंडे के अंदर सांद्रता ज्यादा थी। अब हमने बाहर जो विलयन लिया है वो अधिक सांद्र विलयन है, अर्थात इसमें जो नमक या चीनी का जो घोल है उसमें नमक या चीनी की मात्रा अधिक होगी, तो वो अधिक सांद्र विलयन है। तो वही परागशण की परिभाषा के अनुसार परागशण किधर होता है? अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, और अंडे से जो वो जल बाहर निकल जाएगा, अंडा जो है वो सिकुड़ जाएगा। अंडा सिकुड़ जाएगा। इसके अलावा एक प्रयोग और है जो किताब में दिया गया है। किशमिश, किशमिश सबकी देखी हुई है। अगर हम किशमिश को जो वो दो प्रकार से देखें कि एक बार किशमिश को जो वो शुद्ध जल में डालें और किशमिश को किसी सांद्र विलयन में डालें, तो शुद्ध जल में डालने पर जो है वो बाहर तो सांद्रता क्या है? कम। वही अंडे का जो प्रयोग था उसी की तरह है। और किशमिश के अंदर जो सांद्रता है वो क्या है? अधिक। तो परागशण विधि किधर होती है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। और शुद्ध जल से जो जल के अणु हैं वो किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और किशमिश क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। किशमिश फूल जाएगी। अगर हम किशमिश को किसी सांद्र विलयन में रखें यानी जिसमें नमक या चीनी की मात्रा पानी की मात्रा पानी में अधिक हो, तो क्या होगा कि किशमिश के अंदर तो सांद्रता कम होगी और बाहर वाला जो सांद्र विलयन है उसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। वैसे ही परागशण की परिभाषा के अनुसार परागशण किधर होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। और किशमिश से जल है कि अणु बाहर आ जाएंगे और किशमिश क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। किशमिश सिकुड़ जाएगी। ये हमने जो है वो परागशण के कुछ उदाहरण पढ़े, अनुप्रयोग के द्वारा इनको समझा, अंडे के उदाहरण के द्वारा और किशमिश के उदाहरण के द्वारा। इस प्रकार हमने देखा कि परागशण के द्वारा जो है वो जो एकोशिकीय जो एलियोनी जो जीव होते हैं उनमें भी और विशेषकर जो पादप हैं उनमें जो वो जल का अवशोषण होता है। पादपों में जो जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण भी परागशण विधि के द्वारा ही होता है। विधि के द्वारा ही होता है। पादपों में जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण है वो भी परागशण विधि के द्वारा होता है। परागशण किधर होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। इसलिए जो मिट्टी में जो चारों ओर जो जमीन में जो पानी मौजूद है, पानी उपस्थित है,
उसकी पानी और पानी के अंदर जो अन्य पदार्थ घुले हैं उसकी तो सांद्रता कम है, और पादप के जड़ों के अंदर जो है वो सांद्रता अधिक है, और परासरण जो है वो किधर होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, और जो जल है वो मिट्टी से जो जड़ों में प्रवेश करता है, तो जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण है वो परासरण विधि के द्वारा ही होता है। इस प्रकार पादप के शरीर में जो वो गैसों का आदान प्रदान, O2 का निकलना, CO2 का निकलना, O2 का प्रवेश होना, जल का अवशोषण, ये सब क्रियाएं जो है वो विसरण विधि के द्वारा होती है। यानी विसरण विधि का जो है पादप के लिए बहुत ही अधिक महत्व है। इसके अलावा विसरण विधि के द्वारा जो है वो पादप जो है वो आसपास से जो अपने पोषण तत्व या पोषण भी प्राप्त करता है। विभिन्न प्रकार के अणुओं का भी पादप के शरीर में आदान प्रदान जो है वो आवागमन है वो विसरण विधि के द्वारा होता है। प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो हम पढ़ रहे हैं वो लचीली होती है और लिपिड तथा लिपिड यानी वसा और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लचीली होती है, लचीलापन होता है, और ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और प्लाज्मा झिल्ली का जो ये लचीलापन जो होता है वो बाहरी वातावरण से कोशिका को पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है। और जो एक कोशिकीय जीव है जैसे कि अमीबा, अमीबा जो होता है उसकी जो कोशिका की बाहरी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लचीली होती है, और वो उसी के कारण जो है वो अमीबा की जो कोशिका है वो बाहरी वातावरण से वो पोषक तत्वों का अवशोषण कर पाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जो बाहरी वातावरण से पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है उस विधि को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। इसके अलावा जो है वो पादपों में जो अभी हमने पढ़ा प्लाज्मा झिल्ली का जो है वो बहुत ही महत्व है। ये आज हमने जो है वो कोशिका के संरचनात्मक संतुलन में पहला प्रमुख भाग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा। अब दूसरा भाग कोशिका भित्ति। कोशिका पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी एक निर्जीव परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तथा निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होती है, यानी पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति होता है जो सेल्यूलोज की बनी होती है और ये निर्जीव होती है। जंतु कोशिका में तो सबसे बाहरी भाग प्लाज्मा झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं इसको, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है और ये निर्जीव होती है। ये जो है वो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, यानी उसकी आकृति को बनाए रखती है। कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। पिछले टॉपिक में अभी हमने पढ़ा प्लाज्मा झिल्ली जो वो परासरण विधि के द्वारा जो वो जल का अवशोषण करती है। तो अल्प परासरणी जो परिस्थितियां होती है जिसमें कोशिका के अंदर जो है वो जल प्रवेश करता है और कोशिका लगातार जल के अवशोषण में फूल जाती है, और कोशिका क्या करती है, कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है, और कोशिका भित्ति भी उस कोशिका झिल्ली जिसे हमने प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं उस पर भी समान परिस्थितियों में दबाव डालती है। यानी कोशिका जल के अवशोषण के द्वारा परासरण विधि के द्वारा जल का अवशोषण करती है तो कोशिका फूलती है और बाहर की ओर जो वो दबाव डालती है, और कोशिका भित्ति जो वो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर जो वो भीतर की ओर दबाव डालती है। इस प्रकार जो अल्प परासरणी जो परिस्थितियां होती है उस परिस्थितियों में कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका को फटने से जो वो बचाती है।
कोशिका को अल्पपरागणीय परिस्थितियों में फटने से बचाती है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति जो है वो संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है और कोशिका झिल्ली जो बाहर की ओर दबाव डालती है उस पर दबाव डालकर जो वो कोशिका को उसी आकृति में बनाए रखने का कार्य करती है, अर्थात कोशिका को फटने से बचाती है। इस प्रकार एक सुरक्षात्मक कार्य करती है। इस प्रकार आज हमने जो है वो कोशिका के संरचनात्मक सर्कल में दो प्रमुख भाग पढ़े, कोशिका झिल्ली और या जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और दूसरा पढ़ा हमने कोशिका भित्ति। आगे के जो भाग है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।